हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 सीआरपीसी, जो कि अरेस्ट ऑफ पर्संस, व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बारे में है। ये चैप्टर डील करता है सेक्शन 41 से 68 तक। इन सेक्शन को हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला, गिरफ्तारी कौन कर सकता है। दूसरा, गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, उसका क्या प्रोसीजर होगा। और तीसरा, गिरफ्तार व्यक्ति के क्या अधिकार होंगे। तो आज हम सेक्शन 41 से 44 तक डिस्कस करेंगे, जो बताते हैं कि गिरफ्तारी कौन कर सकता है। साथ ही सेक्शन 41A, 41B, 41C और 41D को भी हम कवर करेंगे और कुछ लैंडमार्क केसेस भी। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि गिरफ्तारी होती क्या है। गिरफ्तारी को इस कोड में डिफाइन नहीं किया गया है और ना ही किसी अदर कोड में। किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करना या उसकी दैहिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना ये गिरफ्तारी नहीं है। इसको अरेस्ट नहीं कहा जाएगा। गिरफ्तारी ये है कि जब किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को विधि या कानून के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है या छीन लिया जाता है या पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया जाता है, इसको बोला जाता है गिरफ्तारी। दिनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा AIR 2008। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अरेस्ट को डिफाइन करने की कोशिश की। एक इंसान की जो आज़ादी होती है घूमने फिरने की, वो बंद हो जाती है। और अरेस्ट कंसिस्ट क्या करता है, किसी दूसरे इंसान को कस्टडी में लेना। और कस्टडी में उसको लेने के कारण हो सकते हैं क्या, किसी के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट या क्रिमिनल चार्ज लगा है तो उसकी जवाबदेही के लिए, और कि वो कोई दूसरा ऑफेंस ना कर दे। अब देखते हैं एक दूसरा केस, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट वर्सेस दीपक महाजन AIR 1994 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अरेस्ट और कस्टडी में अंतर स्पष्ट किया। कुछ लोग अरेस्ट और कस्टडी को एक ही समझ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि ये दोनों सिनोनिम्स नहीं है। हर अरेस्ट में कस्टडी होती है, लेकिन हर कस्टडी में अरेस्ट हो ये जरूरी नहीं है। कस्टडी जो है वो अरेस्ट के बाद होती है और ये अरेस्ट का एक आवश्यक तत्व है। अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। टाइप्स ऑफ अरेस्ट की अगर बात करें तो ये 2 टाइप्स की होती है, वारंट के बिना और वारंट के अधीन। वारंट के बिना गिरफ्तारी को सेक्शन 41 से 44, सेक्शन 123 सबसेक्शन 6, सेक्शन 151 सबसेक्शन 1, सेक्शन 432 सबसेक्शन 3 और सेक्शन 438 सबसेक्शन 1 में डिफाइन किया गया है। और वारंट के अधीन गिरफ्तारी को सेक्शन 70 से 81, सेक्शन 87, सेक्शन 89 और सेक्शन 204 में डिफाइन किया गया है। तो अब जानते हैं कि गिरफ्तारी कौन कर सकता है। तो बिना वारंट गिरफ्तारी 3 व्यक्ति करेंगे। कौन होंगे? पुलिस ऑफिसर, प्राइवेट पर्सन और मजिस्ट्रेट। पुलिस ऑफिसर बिना वारंट गिरफ्तारी सेक्शन 41 संज्ञेय मामलों में, सेक्शन 42 असंज्ञेय मामलों में, सेक्शन 123 सब सेक्शन 6 जब रिहा करने का सशस्त्र आदेश रद्द कर दिया गया हो तब, सेक्शन 151 सब सेक्शन 1 निवारक निरोध विधि के तहत जब पुलिस ऑफिसर को ज्ञान है कि संज्ञेय अपराध होने वाला है और अन्य किसी भी तरीके से उसको होने से नहीं रोका जा सकता, तब वो बिना वारंट अरेस्ट कर सकता है। और सेक्शन 432 सब सेक्शन 3 यदि कोई व्यक्ति कारावास का दंड भुगत रहा है, उसे इस शर्त पर कि वो शांति बनाए रखेगा और ऑफेंस नहीं करेगा, शर्त का वॉयलेशन करने पर पुलिस उसे बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। और IPC के सेक्शन 227 में दंड के परिहार की शर्त का वॉयलेशन करने पर भी पुलिस ऑफिसर बिना वारंट अरेस्ट कर सकता है। प्राइवेट पर्सन सेक्शन 43 में और मजिस्ट्रेट के द्वारा सेक्शन 44 में बिना वारंट गिरफ्तारी की जाएगी। अब देखते हैं सेक्शन 41, जिसकी हेडिंग है व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकती है। जनरली किसी भी पर्सन की जो अरेस्टिंग होती है
वो तब की जाती है जब मजिस्ट्रेट ने वारंट इशू कर दिया हो, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस भी हो जाते हैं जब विदाउट वारंट भी अरेस्ट किया जा सकता है। धारा 41, पुलिस ऑफिसर को विदाउट वारंट और विदाउट एन ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट, वारंट के बिना और मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना कुछ परिस्थितियों में किसी भी पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट करने का राइट प्रदान करती है। धारा 41। इसका सबसेक्शन 1 जो है उसमें 9 क्लोज दी गई हैं जो ऐसी परिस्थितियों का वर्णन करती हैं। क्लोज ए जो है 2008 में संशोधित की गई और 2010 से ये प्रभावी है। देखते हैं क्लोज ए क्या कहती है। जब पुलिस ऑफिसर के सामने, मतलब जब पुलिस ऑफिसर उपस्थित है और उस समय कोई व्यक्ति कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध करता है, तो धारा 41 पुलिस ऑफिसर को ये राइट प्रदान करती है कि वो किसी भी पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस की डेफिनेशन हमने कहाँ पढ़ी थी? सेक्शन 2 क्लोज सी में क्या कहा गया था कि संज्ञेय अपराध ऐसा मामला है, कैसा, जिसमें पुलिस ऑफिसर बिना वारंट अरेस्ट कर सकता है। तो क्लोज ए भी यही कहती है कि जब पुलिस ऑफिसर की उपस्थिति में कोई संज्ञेय अपराध हो रहा है तो वो बिना वारंट उसको अरेस्ट कर सकता है। अब देखते हैं क्लोज बी। जब पुलिस ऑफिसर अनुपस्थित है और किसी के अगेंस्ट कोई रीजनेबल कंप्लेंट की गई है या कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली है या रीजनेबल सस्पेशन है जिस पर यह विश्वास किया जा सकता है कि उस पर्सन ने ऐसा ऑफेंस किया है, कैसा, जिसमें 7 साल का कारावास हो सकेगा या 7 साल से कम का, चाहे जुर्माना हो या ना हो, तो पुलिस ऑफिसर उस ऑफेंस की इंफॉर्मेशन मिलने के बाद कुछ शर्तों पर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। तो क्लोज बी में 2 शर्तें बताई गई हैं। पहली शर्त क्या है? जब पुलिस ऑफिसर को उस कंप्लेंट, इंफॉर्मेशन या सस्पेशन के आधार पर रीजन टू बिलीव है, विश्वास का कारण है क्या, कि उस पर्सन ने ऐसा ऑफेंस किया है जिसमें 7 साल का कारावास या 7 साल से कम का है। दूसरी शर्त क्या है? जब पुलिस ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाए कि ऐसी अरेस्टिंग जरूरी है। तो सेटिस्फाई कैसे होगा? उसके 5 ग्राउंड्स बताए गए हैं। पहला क्या है? अगर उस पर्सन को नहीं अरेस्ट किया गया तो वो कोई और ऑफेंस ना कर दे। दूसरा, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए उसकी अरेस्टिंग जरूरी है। तीसरा, अगर उसको नहीं अरेस्ट किया गया तो वो एविडेंस के साथ छेड़छाड़ कर देगा या एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर देगा। चौथा, ऐसा ना हो कि वो उन व्यक्तियों को जो कि ऑफेंस के फैक्ट के बारे में जानते हैं, यानी कि विटनेस जो हैं, उनको धमकी या लालच ना दे जिससे कि कोर्ट के सामने फैक्ट ही ना पाए, तो इसलिए भी उसकी अरेस्टिंग जरूरी है। पांचवा, अगर उसको नहीं अरेस्ट किया गया तो वो कोर्ट में हाजिर नहीं होगा। तो ये जो 5 ग्राउंड्स हैं, अगर पुलिस ऑफिसर इनमें सेटिस्फाई हो जाता है कि अरेस्टिंग जरूरी है तो वो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। और पुलिस ऑफिसर अरेस्टिंग करते समय इन कारणों को लेखबद्ध करेगा। सीआरपीसी अमेंडमेंट एक्ट 2010 में एक प्रोविजो भी ऐड कर दिया गया जिसमें कहा गया कि अगर पुलिस ऑफिसर को ये लगता है कि अरेस्टिंग करना जरूरी नहीं है तो ऐसी अरेस्टिंग क्यों नहीं की गई और ना किए जाने के कारणों को भी वो लेखबद्ध करेगा। अरेस्टिंग करेगा तो भी कारण लेखबद्ध करेगा, अरेस्टिंग नहीं करेगा तो भी कारण लेखबद्ध करने होंगे। अगर पुलिस ऑफिसर विदाउट रीजनेबल ग्राउंड किसी को अरेस्ट कर लेता है तो वो आईपीसी की धारा 220 में आरोपी होगा। अब आते हैं क्लोज बी ए पर, जो बताता है 7 साल से ज्यादा कारावास या मृत्युदंड से दंडनीय अपराध के बारे में। संज्ञेय अपराध की बात की जा रही है यहाँ पर भी। तो क्लोज बी ये कहती है कि 7 साल से ज्यादा या मृत्युदंड से दंडनीय संज्ञेय अपराध में पुलिस ऑफिसर को ये औपचारिकताएं पूरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो केवल रीजन टू बिलीव, जिसके बारे में उसे क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली है कि उस पर्सन ने ऐसा ऑफेंस किया है जिसमें 7 साल से ज्यादा का कारावास होगा या मृत्युदंड से दंडनीय वो अपराध है, तो पुलिस ऑफिसर केवल रीजन टू बिलीव पर ही विदाउट वारंट उस पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। अब देखते हैं क्लोज सी क्या कहती है। इसमें प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की बात की गई है कि अगर उस पर्सन को इस कोड के अंदर यानी सीआरपीसी के सेक्शन 82 में या
स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपराधी उद्घोषित कर दिया गया है तो पुलिस ऑफिसर उसको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। क्लोज डी क्या कहती है? उस पर्सन के कब्जे में अगर ऐसी कोई चीज है, कैसी, जिस पर रीजनेबल डाउट किया जा सकता है कि वो कोई स्टोलन प्रॉपर्टी है, तो वो भी पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। क्लोज ई क्या कहती है? अगर पुलिस ऑफिसर को उसकी ड्यूटी में कोई बाधा पहुंचाता है या लॉफुल कस्टडी से भाग गया है या भागने की कोशिश कर रहा है तो पुलिस ऑफिसर उसको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। क्लोज एफ, यूनियन की आर्म फोर्स का जो डिजर्टर है, पुलिस को लगता है कि ये जो पर्सन है वो संघ की सशस्त्र सेना का भगोड़ा है, तो वो उसको बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है। क्लोज जी क्या कहती है? उस पर्सन ने आउट ऑफ इंडिया ऐसा कोई एक्ट कर दिया जो अगर इंडिया में किया गया होता तो ऑफेंस माना जाता और जिसके अगेंस्ट कोई रीजनेबल कंप्लेंट की गई है या क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली है या रीजनेबल सस्पेशन है कि वो किसी प्रत्यार्पण संधि के अधीन है और भारत में उसको पकड़ा जाना है, तो भी पुलिस ऑफिसर बिना वारंट उसको अरेस्ट कर सकता है। क्लोज एच क्या कहती है? जो छोड़ा गया निर्दोष होते हुए सेक्शन 356 सब सेक्शन 5 जो रूल बताए गए हैं उनको ब्रीच करता है, उनकी शर्तों का वोलेशन करता है, तो उसको भी बिना वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। क्लोज आई क्या कहती है? ऐसे पर्सन को जिसे किसी अदर पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट किए जाने के लिए रिटर्न या ओरल में अनुदेश दे दिया है तो उसको भी बिना वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। तो सबसेक्शन 1 में ये क्लोज थी जिनमें वो परिस्थितियां बताई गई हैं जिसमें पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी को भी अरेस्ट कर सकता है। अब देखते हैं सेक्शन 41 का सबसेक्शन 2। 2008 में इसको संशोधित किया गया और 2010 से ये प्रभावी है। इसका सबसेक्शन 2 कहता है कि धारा 42 के प्रोविजंस के अधीन रहते हुए किसी भी पर्सन को नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में असंज्ञेय अपराध के मामलों में मजिस्ट्रेट के वारंट या आदेश के बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सेक्शन 41 हमारा कंप्लीट हुआ। देखिए 2008 में न केवल धारा 41 में संशोधन किया गया बल्कि नई धाराएं 41A, 41B, 41C और 41D को भी ऐड किया गया जो कि 2010 से प्रभावी है। देखते हैं सेक्शन 41A, ये नोटिस की बात करता है। नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर, पुलिस अधिकारी के समक्ष हाजिर होने की सूचना। सबसेक्शन 1 कहता है कि जहां सेक्शन 41 के सबसेक्शन 1 में किसी पर्सन को अरेस्ट नहीं किया गया, उसकी अरेस्टिंग जरूरी नहीं थी, तो पुलिस ऑफिसर उस पर्सन को एक नोटिस जारी करेगा। किस लिए? कि किसी इन्वेस्टिगेशन या अदर प्रोसीडिंग में जब भी तुम्हारी जरूरत होगी तो तुम्हें हाजिर होना होगा। इसका सबसेक्शन 2 कहता है कि उस पर्सन की ये ड्यूटी बनती है। किस पर्सन की? जिसको नोटिस दिया गया है, कि वो नोटिस की शर्तों का पालन करे। क्या? कि जब भी उसकी जरूरत होगी तो उसे हाजिर होना पड़ेगा। सबसेक्शन 3 ये कहता है कि नोटिस में जो टर्म्स एंड कंडीशन दे रखी हैं, अगर वो पर्सन उन्हें फॉलो करता है तो उसे अरेस्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर पुलिस का ये ओपिनियन है कि उसे अरेस्ट किया जाना चाहिए तो पुलिस ऑफिसर उस पर्सन को अरेस्ट कर सकता है और उन रीजंस को भी रिकॉर्ड करेगा कि क्यों अरेस्ट किया गया। सबसेक्शन 4 जो है 2010 में संशोधित किया गया, ये कहता है कि जहां पर वो पर्सन नोटिस की टर्म और कंडीशन को फॉलो नहीं करता है तो पुलिस ऑफिसर कोर्ट के ऑर्डर से उसको अरेस्ट कर सकता है। अब देखते हैं सेक्शन 41B जिसकी हेडिंग है प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट। ये सेक्शन गिरफ्तारी की प्रक्रिया और अरेस्ट करते समय पुलिस ऑफिसर की क्या ड्यूटीज होंगी इसके बारे में बताता है। तो पुलिस ऑफिसर अरेस्टिंग करते समय 3 बातों को फॉलो करेगा। कौन सी हैं? सबसेक्शन 1 कहता है जब पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट करने जा रहा है तो वो अपने नाम की एक्यूरेट, विजिबल एंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन रखेगा। मतलब उसकी नेम टैग जो है वो इस तरीके से होगी कि उसका नाम और पदनाम क्लियर दिखाई दे सके, जिससे कि इजीली उसको पहचाना जा सके, और ये मैंडेटरी है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। सबसेक्शन 2 कहता है कि अरेस्ट करते समय पुलिस ऑफिसर गिरफ्तारी का एक मेमोरेंडम तैयार करेगा
जिसको अरेस्ट मेमो बोला जाता है। ये एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है। इसमें किस पर्सन को अरेस्ट किया गया, अरेस्ट का टाइम, डेट और प्लेस और साथ ही रीजन्स भी मेंशन करने होते हैं। और इस अरेस्ट मेमो को कम से कम एक गवाह के द्वारा एटलीस्ट वन विटनेस, कौन होगा वो विटनेस, उसकी फैमिली का कोई मेंबर, या अगर फैमिली मेंबर अवेलेबल नहीं है तो लोकेलिटी का कोई रेस्पेक्टेड मेंबर, तो वो उस मेमोरेंडम को अटेस्टेड करेगा और उसके बाद जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है वो उस पर काउंटर साइन करेगा। सब सेक्शन 3 क्या कहता है, यदि मेमोरेंडम को फैमिली के किसी मेंबर ने अटेस्टेड नहीं किया है तो पुलिस ऑफिसर अरेस्टेड पर्सन को ये बताएगा, उसको ये सूचना देगा कि आपको राइट है कि आप अपने रिलेटिव को इन्फॉर्म कर सकते हो। अब देखते हैं सेक्शन 41C, जिसकी हेडिंग है कंट्रोल रूम एट डिस्ट्रिक्ट, जिले में नियंत्रण कक्ष। सब सेक्शन 1 कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और स्टेट लेवल पर एक पुलिस कंट्रोल रूम की स्थापना करेगी। कौन? स्टेट गवर्नमेंट। कहाँ पर? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और स्टेट लेवल पर। सब सेक्शन 2 कहता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो कंट्रोल रूम है उसके बाहर एक नोटिस बोर्ड होगा, सूचना पट, और उस नोटिस बोर्ड पर जिस भी पर्सन को अरेस्ट किया गया है उसका नाम और एड्रेस मेंशन किया जाएगा और जिस पुलिस ऑफिसर ने और उसको अरेस्ट किया है उसका भी नाम और पदनाम उस पर मेंशन किया जाएगा। सब सेक्शन 3 क्या कहता है कि स्टेट लेवल पर पुलिस हेडक्वार्टर में जो कंट्रोल रूम है वो टाइम टू टाइम डिटेल कलेक्ट करेगा। किस बारे में? जिस भी पर्सन को अरेस्ट किया गया है और जो भी ऑफेंस का उस पर चार्ज लगा है उसका ब्यौरा कलेक्ट करेगा और जनरल पब्लिक की इंफॉर्मेशन के लिए डेटाबेस रखेगा। अब देखते हैं सेक्शन 41D, राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंटेरोगेशन। गिरफ्तार व्यक्ति को पूछताछ के दौरान अपने अधिवक्ता से मिलने का अधिकार होगा। ये उसका फंडामेंटल राइट भी है और CRPC के सेक्शन 303 और 304 में भी उसको राइट दिया गया है। सेक्शन 41D कहता है कि जब किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है और पुलिस ऑफिसर के द्वारा पूछताछ की जाती है तब अरेस्टेड पर्सन उस पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का हकदार होगा, किंतु संपूर्ण पूछताछ के दौरान नहीं। ये जरूरी नहीं है कि उसका एडवोकेट पूरी इंटेरोगेशन के दौरान वहां उपस्थित रहे। तो सेक्शन 41A, 41B, 41C और 41D हमारा कंप्लीट हुआ। अब आ जाते हैं सेक्शन 42 पर, जो असंज्ञेय मामलों में वारंट के बिना गिरफ्तारी की बात करता है। इसकी हेडिंग है अरेस्ट ऑन रिफ्यूज टू गिव नेम एंड रेजिडेंस, नाम और निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी। सेक्शन 42 उस परिस्थिति के बारे में बताता है जब किसी असंज्ञेय अपराध के मामले में पुलिस ऑफिसर बिना वारंट अरेस्ट कर सकता है। सेक्शन 2 क्लोज L में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की डेफिनेशन दी गई है, जिसमें कहा गया है कि पुलिस ऑफिसर हैज नॉट राइट अरेस्ट विदाउट वारंट। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर बिना वारंट अरेस्ट नहीं कर सकता। जनरली असंज्ञेय अपराध के मामलों में बिना वारंट अरेस्ट नहीं किया जाता है, लेकिन सेक्शन 42 इसका एक अपवाद है। सेक्शन 41 और 42 अलग अलग मामलों में पुलिस ऑफिसर को विदाउट वारंट अरेस्ट करने का राइट प्रदान करते हैं। 41 संज्ञेय मामलों में और 42 असंज्ञेय मामलों में। देखते हैं सेक्शन 42 का सबसेक्शन 1 क्या कहता है। जब पुलिस ऑफिसर उपस्थित है और उस समय कोई व्यक्ति असंज्ञेय अपराध करता है या उस पर अभियोग लगाया गया है और पुलिस ऑफिसर के पूछे जाने पर भी वो अपना सही नाम और निवास बताने से इनकार करता है या गलत बता देता है, तो पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट उसको अरेस्ट कर सकता है ताकि उसका सही नाम और पता लगाया जा सके। सबसेक्शन 2 कहता है कि जब सही नाम और निवास पता कर लिया गया तो उसे विद और विदाउट श्योरिटीज, प्रतिभू सहित या प्रतिभू रहित, बॉन्ड एग्जीक्यूट करने पर छोड़ दिया जाएगा। क्या कि जब भी जरूरत हो मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर होना पड़ेगा। यदि वो व्यक्ति जो है वो भारत का निवासी नहीं है तो भारत का निवासी व्यक्ति उसकी श्योरिटी दे सकता है। सब सेक्शन 3 कहता है कि जब 24 घंटे में भी वो व्यक्ति सही नाम और पता नहीं बताता या बॉन्ड एग्जीक्यूट करने और श्योरिटी देने में असफल रहता है या बॉन्ड तो एग्जीक्यूट कर दिया मगर श्योरिटी नहीं दे पा रहा है तो उसे तुरंत बिना किसी देरी के मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाएगा। इसके साथ लिंक कर सकते हैं सेक्शन 57, जिसमें एक रूल है
कि अगर पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट किसी पर्सन को अरेस्ट करता है तो उस पर्सन को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा। अब देखते हैं सेक्शन 43, प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी, अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन। सेक्शन 43 में प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा बिना वारंट गिरफ्तारी की बात की गई है। सीआरपीसी प्राइवेट पर्सन को भी ये राइट देती है कि वो किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है या करवा सकता है। सब सेक्शन 1 कहता है कि इस सेक्शन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग कोई भी प्राइवेट व्यक्ति किसी ऐसे पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। कैसे पर्सन को? जो उसकी उपस्थिति में संज्ञेय और अजमानती अपराध करता है, कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल अपराध करता है, और जो उद्घोषित अपराधी है तो वो प्राइवेट पर्सन बिना किसी देरी के उस पर्सन को पुलिस ऑफिसर के हवाले कर देगा। अगर पुलिस ऑफिसर उपस्थित नहीं है तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन की कस्टडी में दे देगा। एक बात ध्यान रखनी है यहाँ पर, कोई भी प्राइवेट पर्सन किसी भी व्यक्ति को केवल इंफॉर्मेशन या डाउट के आधार पर अरेस्ट नहीं कर सकता है, उसकी उपस्थिति में अपराध का होना जरूरी है। ओके, सब सेक्शन 2 क्या कहता है? अगर पुलिस ऑफिसर को रीजन टू बिलीव है क्या कि वो पर्सन सेक्शन 41 के प्रोविजंस में आता है तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा? उसको फिर से गिरफ्तार करेगा, रीअरेस्ट करेगा उसको। सब सेक्शन 3 ये कहता है कि अगर रीजन टू बिलीव है कि उसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, असंज्ञेय अपराध किया है, और जब पुलिस ऑफिसर उससे नाम और निवास पूछता है तो वो रिफ्यूज कर देता है, बताने से इनकार कर देता है या गलत नाम पता बताता है, तो वहां पर सेक्शन 42 के प्रोविजंस अप्लाई होंगे, उसी के अकॉर्डिंग कार्यवाही की जाएगी। और अगर ये विश्वास करने का सफिशिएंट रीजन नहीं है कि भाई उसने ऑफेंस किया है तो उसको छोड़ दिया जाएगा। अब देखते हैं सेक्शन 44, मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी, अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट विदाउट वारंट। इस सेक्शन के अधीन किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट और न्यायिक मजिस्ट्रेट को बिना वारंट किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी का राइट प्रदान किया गया है। सब सेक्शन 1 कहता है कि कोई भी पर्सन अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में और उनके लोकल ज्यूरिसडिक्शन में कोई ऑफेंस कमिट करता है तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट उस पर्सन को खुद अरेस्ट कर सकता है या किसी दूसरे व्यक्ति को ऑर्डर दे सकता है अरेस्टिंग करने के लिए, और बेल के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए उस पर्सन को कस्टडी में भेज सकता है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से रिलेटेड प्रोविजंस हमने कहाँ पढ़े थे? सेक्शन 20 से 23 में। अब देखते हैं सब सेक्शन 2 क्या कहता है। ये कहता है कि मजिस्ट्रेट जो है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए उस टाइम और उन सर्कमस्टांसेस में जब वो अरेस्ट कर रहा है या ऑर्डर दे रहा है, वो वारंट इशू करने के लिए कॉम्पिटेंट होना चाहिए। एक बात और, अरेस्ट करवा सकेगा जो आया था अभी, जो निर्देश देगा, इससे क्या मतलब है? अंडर सेक्शन 37 अगर वो पब्लिक से हेल्प मांगता है तो पब्लिक गिरफ्तारी करवाने में उसकी हेल्प करेगी। एक जनरल प्रोविजंस ये है कि जिस पर्सन को मजिस्ट्रेट ने अरेस्ट किया है, कब? अंडर सेक्शन 44 में, तो वो मजिस्ट्रेट उस केस को ट्राई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जब मजिस्ट्रेट ने अंडर सेक्शन 44 अरेस्ट कर लिया है तो माना जाएगा कि उस मजिस्ट्रेट का उस केस में पर्सनल इंटरेस्ट होगा, क्योंकि उसने ऑफेंस को होते हुए देखा है तो वो उसके अगेंस्ट डिसीजन देगा। सेक्शन 479 सीआरपीसी में एक रूल बताया गया है कि कोई भी जज या मजिस्ट्रेट किसी केस में अगर पर्सनली इंटरेस्टेड है तो वो जज या मजिस्ट्रेट उस केस को ट्राई नहीं कर सकता। तो सेक्शन 41 से 44 तक हमारा कंप्लीट हुआ। सेक्शन 45 और देख लेते हैं। ये आर्म फोर्स को प्रोटेक्ट करता है। सशस्त्र बलों के सदस्यों का गिरफ्तारी से संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्स फ्रॉम अरेस्ट। सेक्शन 45 कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बिना यूनियन की आर्म फोर्स के ऐसे मेंबर्स को गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन दिया जाएगा, संरक्षण प्रदान किया जाएगा। कब? जब वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को डिस्चार्ज कर रहे हैं, अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। सेक्शन 41 से 44 तक के प्रोविजंस इन पर अप्लाई नहीं होंगे। स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से इनको अरेस्ट किया जा सकता है। अब देख लेते हैं कुछ लैंडमार्क केसेस। अरनीश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, AIR
2014 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में इंपॉर्टेंट सेक्शन 498A आईपीसी, सेक्शन 41 सीआरपीसी और सेक्शन 57 और 167 सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 22 क्लोज 2 और डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट सेक्शन 4 को डिस्कस किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में गाइडलाइन इशू की थी। पुलिस ऑफिसर अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस में किसी पर्सन को अरेस्ट कर रहा है तो उसको ये गाइडलाइंस फॉलो करनी होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 498A का जो ये केस है उसमें पुलिस ऑफिसर को जांच पड़ताल करने के बाद ही किसी को अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये एक तरीके से हथियार के तौर पर यूज किया जाता है। इस केस में जो लेडी होती है वो अपने पति अरनेश कुमार और अपने सास ससुर को अरेस्ट करवाती है। वो अंडर सेक्शन 498A उनके अगेंस्ट कंप्लेंट करती है। कोर्ट ये ऑब्जर्व करती है कि पिछले कुछ सालों में 498A के फेक केसेस फाइल किए गए थे और ये सेक्शन 498A महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन इसका मिसयूज किया जा रहा है और महिलाएं एक तरीके से हथियार के तौर पर इसका यूज करती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नो ऑटोमेटिक अरेस्टिंग अंडर सेक्शन 498A आईपीसी, और साथ ही ये भी कहा कि जिस पर्सन के अगेंस्ट ऐसे अपराध का आरोप है जिसमें 7 साल का कारावास और फाइन दिया जा रहा हो, तो पुलिस ऑफिसर केवल इस आधार पर कि उसे रीजन टू बिलीव है कि उस पर्सन ने ऐसा ऑफेंस किया है, तो वो केवल इस आधार पर ही उसको अरेस्ट नहीं कर सकता। पुलिस ऑफिसर को कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना है। अरेस्टिंग से पहले पुलिस ऑफिसर को संतुष्टि कर लेनी चाहिए, और जब पुलिस ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाए कि अगर पर्सन को नहीं अरेस्ट किया गया तो वो कोई दूसरा ऑफेंस कर देगा या प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाएगा, एविडेंस के साथ छेड़छाड़ कर देगा, उनको डिस्ट्रॉय कर देगा या विटनेस को धमकी देगा और कोर्ट के सामने हाजिर नहीं होगा, तो जब वो इन कारणों से सेटिस्फाई हो जाए और सेक्शन 41A, 41B, 41D सीआरपीसी इनको पूरा फॉलो करने के बाद ही वो उस पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। अब देखते हैं एक दूसरा केस, डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, AIR 1997 सुप्रीम कोर्ट। ये केस जो है कस्टडियल डेथ और वोलेंस से रिलेटेड था। ऐसा होता था कि अरेस्टिंग के बाद पर्सन को जब कस्टडी में रखा जाता था तो उनके साथ बुरा बिहेव किया जाता था, फिजिकल और मेंटली टॉर्चर किया जाता था और कस्टडी में ही उनकी डेथ हो जाती थी। तो दिलीप कुमार बासु जो कि लीगल एंड सर्विसेज वेस्ट बंगाल के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे, इन्होंने इस बारे में एक रिट दायर की। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व करती है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी भी पर्सन को अरेस्ट करता है तो अरेस्ट करते समय उसे बेसिक रिक्वायरमेंट को फॉलो करना जरूरी है, जिससे कस्टडियल डेथ और वोलेंस को रोका जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस कस्टडी में होने वाली मौतें आर्टिकल 21 का वोलेशन करती हैं, अमानवीय और निंदनीय हैं। तो डीके बसु वर्सेस पश्चिम बंगाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के संबंध में 10 गाइडलाइंस इशू की। जब भी पुलिस ऑफिसर किसी पर्सन को अरेस्ट करता है तो उसे किन बातों को फॉलो करना पड़ेगा, ये गाइडलाइंस में बताया गया। ये जो गाइडलाइंस हैं ये सीआरपीसी के सेक्शन 41A, 41C, 41D और 54 पर बेस्ड थी। देखते हैं कौन सी गाइडलाइंस हैं। पहली, जब भी पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट करने जा रहा है तो उसके लिए मैंडेटरी है क्या कि वो एक्यूरेट, विजिबल एंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन के साथ जाए। नेम टैग क्लियर होना चाहिए जिससे कि इजीली उसको पहचाना जा सके। दूसरी गाइडलाइंस क्या है, पुलिस ऑफिसर अरेस्टिंग करते समय एक अरेस्ट मेमो तैयार करेगा और कम से कम एक विटनेस के द्वारा उस अरेस्ट मेमो को अटेस्टेड किया जाएगा। वो विटनेस कौन होगा, या तो उसकी फैमिली का कोई मेंबर या लोकेलिटी का कोई भी रेस्पेक्टेड पर्सन। और उस अरेस्टेड मेमो पर जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है उसका नाम, किस समय उसको अरेस्ट किया गया है, वो टाइम, डेट, प्लेस और रीजन भी मेंशन किया जाएगा। और उसके बाद जिस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है वो भी उस पर काउंटर साइन करेगा। तीसरी गाइडलाइंस क्या है, जब अरेस्टेड पर्सन को पुलिस स्टेशन या किसी अदर लॉकअप में रखा गया है तो उसको ये अधिकार होगा कि वो अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार को इन्फॉर्म कर सकता है कि उसे कहाँ रखा गया है। चौथी गाइडलाइंस क्या थी, पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी होगी कि उस पर्सन को
किस समय और स्थान पर अरेस्ट किया गया था और जहां उस पर्सन को कस्टडी में रखा गया उस स्थान के बारे में उसके मित्र या रिश्तेदार को तत्काल सूचित करेगा। और अगर उसका मित्र या रिश्तेदार आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट है तो अरेस्टिंग के बाद 8 से 12 घंटे के अंदर टेलीग्राफ के द्वारा सूचित करेगा। 5वीं गाइडलाइन क्या थी? पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी होगी कि जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया तो जैसे ही उस पर्सन को अरेस्ट किया गया था, कस्टडी में रखा गया, उसको इस अधिकार के बारे में बताए कि वो अपनी अरेस्टिंग की सूचना दे सकता है। 6ठी गाइडलाइन क्या थी? पुलिस ऑफिसर अरेस्टिंग के बाद उस पर्सन को कहाँ कस्टडी में रखा गया उस स्थान को एक डायरी में दर्ज करेगा और जिस पर्सन को अरेस्टिंग की सूचना दी गई उसको भी उस स्थान के बारे में बताएगा। 7वीं गाइडलाइन क्या थी? अगर वो अरेस्टेड पर्सन पुलिस ऑफिसर से रिक्वेस्ट करता है क्या कि उसको छोटी या बड़ी जो भी चोट है उनको दर्ज किया जाए तो वो उन्हें दर्ज करेगा और उस निरीक्षण मेमो पर अरेस्टेड पर्सन और पुलिस ऑफिसर दोनों के ही सिग्नेचर किए जाएंगे और इसकी एक कॉपी अरेस्टेड पर्सन को दी जाएगी ताकि बाद में कस्टडियल वायलेंस ना हो। 8वीं गाइडलाइंस कहती है अरेस्टेड पर्सन को कस्टडी में हर 48 घंटे में प्रशिक्षित डॉक्टर के द्वारा उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाना चाहिए। 9वीं गाइडलाइन क्या थी? जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है उसको ये राइट होगा कि वो अपनी पसंद के एडवोकेट से मिल सकता है, उसका ये फंडामेंटल राइट है। 10वीं गाइडलाइन क्या है? हर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट हेडक्वार्टर पर एक पुलिस कंट्रोल रूम होना चाहिए जहां पर पुलिस ऑफिसर 12 घंटे के अंदर अरेस्टेड पर्सन को कस्टडी में कहाँ रखा गया और जो भी अदर इंफॉर्मेशन हो वहां पर देगा। जितनी भी ये गाइडलाइन बताई गई हैं पुलिस ऑफिसर को इनको फॉलो करना पड़ेगा और अगर पुलिस ऑफिसर इन गाइडलाइन को फॉलो नहीं करता है तो इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा और उस पर कार्यवाही की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पीड़ित व्यक्ति को कोर्ट के द्वारा हर्जाना भी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा दिया जाना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट केस, डॉक्टर रिनी जौहर वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी AIR 2016 सुप्रीम कोर्ट। इलीगल अरेस्टिंग से रिलेटेड था ये केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2 महिलाओं को कंपनसेशन के रूप में 5-5 लाख रुपए भुगतान करने का मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिया। इस केस में आर्टिकल 21 का वोलेशन किया गया था और पिटिशनर को अपमान का सामना करने के लिए मजबूर किया गया। उनके साथ असंवेदनशीलता का व्यवहार किया गया था। न केवल DK बसु केस में जो गाइडलाइंस दी गई थी उनका वोलेशन किया गया बल्कि CRPC के सेक्शन 41, 41A इनका भी वोलेशन किया गया। इस केस में हुआ क्या था? 2 वुमेन डॉक्टर रिनी जौहर और उनकी मां एडवोकेट गुलशन जौहर, इनको इलीगल तरीके से अरेस्ट किया गया था, अरेस्टिंग के प्रोसीजर को फॉलो किए बिना। डॉक्टर रिनी जौहर जो है एक मेडिकल इक्विपमेंट कंपनी के एजेंट थी और उनकी मां 36 सालों से एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस कर रही थी। इनके अगेंस्ट IPC की धारा 420 धोखाधड़ी और IT एक्ट की धारा 66D के अंतर्गत कंप्यूटर संसाधनों का उपयोग करके धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया। पिटिशनर ने दावा किया कि जिस तरीके से उनको अरेस्ट किया गया वो उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाता है। इन्होंने रिट पिटिशन फाइल की और मुआवजे का दावा किया। जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस शिव कीर्ति सिंह की पीठ ने उनके खिलाफ जो मुकदमा था उसको खारिज किया और कहा कि हम ये सोचने के लिए मजबूर हैं कि पिटिशनर की गरिमा को गंभीर रूप से खतरे में डाला गया है और ऑफिसर्स ऑफ स्टेट इन्होंने पिटिशनर की स्वतंत्रता के साथ खिलवाड़ किया है और एक तरीके से इनका यूज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच अधिकारी किसी भी सूरत में खुलेआम कानून की धज्जियां नहीं उड़ा सकते और स्टेट गवर्नमेंट दोषी पुलिस ऑफिसर पर मुकदमा चलाने को स्वतंत्र है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशनर को 5-5 लाख रुपए का भुगतान करने का मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिया। अब देख लेते हैं लास्ट केस, अरविंद सिंह बागा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स AIR 1995 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में एक लेडी विटनेस निधि को गैर कानूनी तरीके से अरेस्ट किया गया था और गैर कानूनी तरीके से ही कस्टडी में रखा गया और इस दौरान उसके साथ काफी सख्ती बरती गई। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि
उन सभी पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट आपराधिक मुकदमा चलाने की तत्काल कार्यवाही की जाए जिन्होंने उस महिला के साथ इस प्रकार का गैर कानूनी बर्ताव किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को यह भी निर्देश दिया कि उस महिला को 10,000 रुपये तथा बिना किसी दोष की गैर कानूनी तरीके से कस्टडी में रखे जाने और बेइज्जती किए जाने वाले अन्य व्यक्तियों को हर एक को 5-5 हजार रुपये हर्जाने के रूप में दिए जाएं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे गिरफ्तारी कैसे की जाएगी और उसका क्या प्रोसीजर होगा।